खींचती सी रात काली जग गई है, सेंध गहरी नींद में भी लग गई है। खींचती सी रात काली जग गई है, दृष्टि में है रोशनी की एक झलनी, दृष्टि में है रोशनी की एक झलनी, और गाढ़ा धुआं चला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कदमों को फैला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है। आज मैं अच्छा मेहनत करके आऊँगा, आज मैं कमेंट्स पढ़ पाऊँगा। जैसे लास्ट लाइव में कमेंट नहीं पढ़ रहा था मैं, क्योंकि मैं इसी में से पढ़ रहा था। नहीं बेटा ऐसे मत करो, मान जाओ। ऐसे यस, ऐसे ही रहना। हाय हेलो मुकेश। खैर आज ये अच्छा किया मैंने पहले से बता दिया कौन सी पोएम पहले सुनाओ तुम लोग बताओ। कोई कुछ बताएगा क्या? कदम को खंगाला जा रहा है, आ रहा है, फिर कदम को खंगाला जा रहा है, नाचते हैं। लाइट जवाब देगी? अरे देती है, कितनी बार जवाब देती है लाइट। लाइट ही तो जवाब देती है। चास नाला सुनाता हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट पोएम। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इतनी छोटी है ना, और इतनी एप्ट है, इतनी एक्यूरेट है पोएम की। इट्स जस्ट वंडरफुल, सो शार्प। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चास नाला। चास नाला की मौतों पे मत रो, चास नाला की मौतों पे मत रो, पूरा देश ही चास नाला हो गया है। चास नाला की मौतों पे मत रो, पूरा देश ही चास नाला हो गया है। हम सब एक अंधेरी गहरी खान में बंद हो गए, हम सब एक अंधेरी गहरी खान में बंद हो गए हैं। पानी भरता जा रहा है, निकलने का रास्ता नहीं दिखता। यही खैर है कि पानी अभी नाक तक है, बोल नहीं सकते पर गर्दन टेढ़ी कर सांस ले सकते हैं, और आंखें फाड़ देख सकते हैं कि अंधेरा, असहायता, अपमान, सबका रंग एक सा होता है, काला। और यह भी कि ऐसे संकट के समय में कौन रिरियाता है, रोता है, कौन भय से निष्प्राण हो जाता है, और कौन शांत खड़ा प्रतीक्षा करता है, मुक्ति के उपाय सोचता। कौन शांत खड़ा प्रतीक्षा करता है, मुक्ति के उपाय सोचता। हाँ दोस्त, हरदा की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, पता चला, वीडियोस आए काफ़ी सारे। पर खैर आज मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ूँगा ना, क्योंकि मैं आज बहुत लंबी है, और सारी वैसी कविताएँ हैं जो मैं पहले कभी ना कभी सुना चुका हूँ। सेकेंड मेरी फेवरेट पोएम सुनाता हूँ, फेवरेट पोएम सोशल रिलेवेंस की जिसमें पोएम है। इस पोएम को कोट करता रहता हूँ बहुत जगह पे, मुझे बोलते हुए सुनोगे। हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में। हर चीज़ को तामझाम चाहिए, हर चीज़ को चमकता तामझाम चाहिए, तभी हमको अच्छा लगता है। और हम अपने अंदर अपने जहन की एक कैद महसूस नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं कि हम कितने कैद हो गए इस तामझाम में। किसी भी चीज़ को ना ग्लोरीफाई करके लगा दो तो वो सब चल रही है, और जितना भी कंटेंट है, जितनी भी क्वालिटी है, वो सब बाहर हो गई है।
ये कविता मुझे बहुत पसंद है। भूल गलती मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो 2 शब्द, एक तो जिराब अख्तर मतलब होता है आर्मर जो लड़ाई में पहन के जाते हैं, उसको कहते हैं कि भूल गलती आज बैठी है जिराब अख्तर पहनकर तख्त पर दिल के। भूल गलती आज बैठी है जिराब अख्तर पहनकर तख्त पर दिल के, चमकते हैं खड़े हथियार उसके, दूर तक आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी। भूल गलती आज बैठी है जिराब अख्तर पहनकर तख्त पर दिल के, चमकते हैं खड़े हथियार उसके, दूर तक आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी। खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें, बेजुबां बेबस सलाम में, अनगिनत खम्बों व मेहराबों थमे दरबार आम में। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पे कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के। वो कैद कर लाया गया ईमान, वो कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश, सब खामोश। मनसबदार शायर और सूफ़ी, अल गज़ाली, इब्न सिन्ना, अल बरूनी, आलिम व फाजिल, सिफा सल्लार, सब सरदार हैं खामोश। नामंजूर उसको ज़िंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर, हठ इनकार का सरतान खुद मुख्तार। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह, सुल्तानी जिराब अख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शाहनशाह शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना ज़माना सांप का काटा। भूल आलमगीर मेरी आपकी कमज़ोरियों के स्याह लोहे का जिराब अख्तर पहन, खूंखार हाँ खूंखार आलीज़ार, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वो घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में, शाही मकाम में। इतने में हमी में से अजब का रहा सा कोई निकल भागा, इतने में हमी में से अजब का रहा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार बख्तर बंद समझौते सहम कर रह गए, दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए 2 मुहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे दड़ियल सिपा सल्लार संजीदा सहम कर रह गए। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि वो बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाकों में सच्चाई के सुनहले तेज़ अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। What a beautiful poem यार। और सुनो, समझाने को कुछ खास है नहीं, इस पोएम को पढ़ने की बात है, पढ़ के खुद ही समझ में आ जाती है। करता हमें वो घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम, और हम सब हैं, हमको खुद को देखना पड़ेगा। वैसे हम सब से एक कविता याद है, क्रूरता, कुमार अंबुज। इस वक्त की सबसे अच्छी कविताओं में से, मतलब इस समय को इतने अच्छे से कैप्चर किया है ना कि मैं तो इतना फ़ैन हूँ इस कविता का। फ़ैन क्या हूँ, इस कविता से सीखने को जितना मिला है। धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा, क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा। वाह, पूरी दुनिया से क्षमा करने का भाव ही खत्म हो जाएगा। प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर ज़रूरत ना रह जाएगी। प्रेम ज़रूरत है अभी हमारी, ना ज़िंदगी की बेसिक नीड में है लव, उससे हट जाएगा, उसकी डिज़ायर तो होगी। धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा,
प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर ज़रूरत न रह जाएगी। झर जाएगी पाने की बेचैनी और खो देने की पीड़ा। धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा। प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर ज़रूरत न रह जाएगी। झर जाएगी पाने की बेचैनी और खो देने की पीड़ा। क्रोध अकेला ना होगा, वह संगठित हो जाएगा। देख रहे हो अपने आसपास, क्रोध अकेला ना होगा, वह संगठित हो जाएगा। एक अनंत प्रतियोगिता होगी, एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित ना होने के लिए नहीं, अपनी श्रेष्ठता के लिए युद्धरत होंगे। जस्ट टू प्रूव दैट आई एम बेटर। एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित ना होने के लिए नहीं, अपनी श्रेष्ठता के लिए युद्धरत होंगे। तब आएगी क्रूरता, तब आएगी क्रूरता। पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर ना दिखेगी। पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर ना दिखेगी, फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में। पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर ना दिखेगी, फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, फिर इतिहास में और फिर भविष्यवाणियों में। फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी क्रूरता। फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी। निरर्थक हो जाएगा विलाप। दूसरी मृत्यु थाम लेगी पहली मृत्यु से उपजे आंसू। दूसरी मृत्यु थाम लेगी पहली मृत्यु से उपजे आंसू। पड़ोसी सांत्वना नहीं, एक हथियार देगा, तब आएगी क्रूरता। पड़ोसी सांत्वना नहीं, एक हथियार देगा, तब आएगी क्रूरता। और आहत नहीं करेगी हमारी आत्मा को। फिर वह चेहरे पर भी दिखेगी, फिर वह चेहरे पर भी दिखेगी, लेकिन अलग से पहचानी ना जाएगी। फिर वह चेहरे पर भी दिखेगी, लेकिन अलग से पहचानी ना जाएगी। हर तरफ होंगे एक जैसे चेहरे। फिर वह चेहरे पर भी दिखेगी, लेकिन अलग से पहचानी ना जाएगी। हर तरफ होंगे एक से चेहरे, सब अपनी अपनी तरह से कर रहे होंगे क्रूरता, और सभी में गौरव भाव होगा। क्रूरता करने का गौरव, प्राइड है दैट आई एम सो क्रूर। पड़ोसी सांत्वना नहीं, एक हथियार देगा, तब आएगी क्रूरता और आहत नहीं करेगी हमारी आत्मा को। फिर वह चेहरे पर भी दिखेगी, लेकिन अलग से पहचानी ना जाएगी। हर तरफ होंगे एक जैसे चेहरे, सब अपनी अपनी तरह से कर रहे होंगे क्रूरता, और सभी में गौरव भाव होगा। वह संस्कृति की तरह आएगी, क्रूरता की संस्कृति, वह संस्कृति की तरह आएगी। उसका कोई विरोधी ना होगा। कोशिश सिर्फ यह होगी कि किस तरह वह अधिक सभ्य और ऐतिहासिक हो। क्रूरता सभ्य हो। वह संस्कृति की तरह आएगी, उसका कोई विरोधी नहीं होगा। कोशिश सिर्फ यह होगी कि किस तरह वह अधिक सभ्य और ऐतिहासिक हो। वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी। जो फ्यूचर में जो हिस्ट्री लिखे जाने वाली है, उसकी शर्म है हम। वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा श्रृंगार। वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा श्रृंगार। यही ज़्यादा संभव है कि वो आए और लंबे समय तक हमें पता ही न चले उसका आना। यही ज़्यादा संभव है कि वो आए और लंबे समय तक हमें पता ही ना चले उसका आना। क्या ही कविता है यार, क्या क्या बातें लिखी हैं, कितनी सच्ची बातें लिखी। यानी इसी ज़्यादा संभव है कि वो आए और लंबे समय तक हमें पता ही ना चले उसका आना। ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो चुका है। कविता तो ये कह रही है। इस कविता का अर्थ निकलता है कि क्रूरता हमारी संस्कृति है। हम सब अपनी अपनी तरह से क्रूरता करते हैं और अपनी वाली क्रूरता को जस्टिफाइड बताते हैं, उस पर गर्व है कि मैं ऐसी इस तरह से क्रूरता करता हूँ। और हर तरफ करना, हर जगह करना, पर्सनल से लेके पॉलिटिकल से लेके जहाँ, हर इंसान क्रूरता में डूब चुका है, अंदर तक भर चुकी है, और उसमें गौरव भाव है इस बात के लिए। हद कर दिया,
संस्कृति है क्रूरता हमारी, भावी इतिहास की लज्जा है। वाह यार, क्या कविता है यार, क्या कविता है यार, क्या कविता है। और इसमें जो शब्द यूज़ है ना आखिरी में, श्रृंगार, हाँ, सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा श्रृंगार। श्रृंगार शब्द को इतना सैड टोन में मैंने आज तक नहीं सुना था इससे पहले। दादा इतना पॉजिटिव वर्ड है श्रृंगार, उसको कोई गलत कैसे बोल सकता है, उसको दुख में कैसे बोल सकता है। क्या लाइन है यार। वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा श्रृंगार। यही ज़्यादा संभव है कि वो आए और लंबे समय तक हमें पता ही न चले उसका आना। हैवी पोएम यार, हैवी पोएम। खैर, अरे बहुत एक एक लाइन पे ऐसी बातें बोलेंगे। पूरी कविता में इतनी डेंसिटी है। प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर ज़रूरत ना रह जाएगी। प्रेम की ज़रूरत खत्म हो जाए यार, क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा। हद कर दी, क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा। खैर और सुनाता हूँ मैं, रुको शायरी नंबर बोले तो। ऐश्वर्य की निर्जनता एक शब्द मैंने, मतलब एक मेटाफर मैंने सीखा था जलाधीश कविता जब मैंने पढ़ी थी आलोक धनवार। ऐश्वर्य की निर्जनता में पैदा हुए लोग, इतना ना, जैसे जैसे हमारा ऐश्वर्य बढ़ता है तब लोग कम होने लग जाते हैं हमारे आसपास से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था जब मैंने पहली बार देखा इसको। जैसे राहुल गांधी ना, उसकी मजबूरी है कि उसने वो ऐश्वर्य की निर्जनता में पैदा हुआ है, उसने देखा ही नहीं कभी रियल क्या था। एक कविता है जिलाधीश, जिलाधीश बोलते हैं कलेक्टर को। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं मैं उनको ये कविता सुनाता हूँ। जिलाधीश आलोक धनवा। तुम एक पिछड़े हुए वक्ता हो, तुम एक पिछड़े हुए वक्ता हो, तुम एक ऐसे विरोध की भाषा बोलते हो जैसे राजाओं का विरोध कर रहे हो। तुम एक पिछड़े हुए वक्ता हो, तुम एक ऐसे विरोध की भाषा बोलते हो जैसे राजाओं का विरोध कर रहे हो। एक ऐसे समय की भाषा जब संसद का जन्म नहीं हुआ था। तुम क्या सोचते हो, संसद ने विरोध की भाषा और सामग्री को वैसा ही रहने दिया है जैसी वह राजाओं के ज़माने में थी। तुम एक पिछड़े हुए वक्ता हो, तुम एक ऐसे विरोध की भाषा बोलते हो जैसे राजाओं का विरोध कर रहे हो। एक ऐसे समय की भाषा जब संसद का जन्म नहीं हुआ था। तुम क्या सोचते हो, संसद ने विरोध की भाषा और सामग्री को वैसा ही रहने दिया है जैसी वह राजाओं के ज़माने में थी। यह जो आदमी मेज के दूसरी ओर सुन रहा है तुम्हें इतने करीब और ध्यान से, यह राजा नहीं जिलाधीश है। यह आदमी जो मेज के दूसरी ओर सुन रहा है तुम्हें इतने करीब और ध्यान से, यह राजा नहीं जिलाधीश है। यह जिलाधीश है जो राजाओं से आमतौर पर बहुत ज़्यादा शिक्षित है। यह जिलाधीश है जो राजाओं से आमतौर पर बहुत ज़्यादा शिक्षित है, राजाओं से ज़्यादा तत्पर और संलग्न, राजाओं से ज़्यादा तत्पर और संलग्न। यह दूर किसी किले में ऐश्वर्य की निर्जनता में नहीं, हमारी गलियों में पैदा हुआ लड़का है। यह दूर किसी किले में ऐश्वर्य की निर्जनता में नहीं, हमारी गलियों में पैदा हुआ लड़का है। यह हमारी असफलताओं और गलतियों के बीच पला है। यह जानता है हमारे साहस और लालच को। राजाओं से बहुत ज़्यादा धैर्य और चिंता है इसके पास। यह दूर किसी किले में ऐश्वर्य की निर्जनता में नहीं, हमारी गलियों में पैदा हुआ लड़का है। यह हमारी असफलताओं और गलतियों के बीच पला है। यह जानता है हमारे साहस और लालच को। राजाओं से बहुत ज़्यादा धैर्य और चिंता है इसके पास। यह ज़्यादा भ्रम पैदा कर सकता है। यह ज़्यादा अच्छी तरह हमें आज़ादी से दूर रख सकता है। कड़ी निगरानी चाहिए सरकार के इस बेहतरीन दिमाग पर। कभी कभी
तो उससे सीखना भी पड़ सकता है। जो लोग दुनिया बदलने निकले ना, उनको ज़्यादा खतरा इन लोगों से है जिनको समझ में आती है हमारी दुनिया। उनको हराना तो, ऊपर वालों को हराना तो बहुत आसान है, असली खतरा इधर है। लेकिन ये ऐसे असल खतरा शारिक कैफी के पोएम इसी के तर्ज पे है, वो निकल के आएगी इसमें से। वही बात है जो हमारे बीच में मोल है ना, जो दिखावा कर रहे हैं आज़ादी का, लेकिन वो बनना राजा चाहते हैं और आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों के साथ मिलके, ना पिछड़ों के साथ मिलके, दबे कुछ के साथ मिलके, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उन्हें आज़ादी नहीं चाहिए, ना अपनी ना किसी और की, उन्हें राजा बनना है खुद। असल खतरा शारिक कैफी। नहीं ये मुमकिन नहीं, कार्य रायगा मतलब बेकार, फिजूल का काम, व्यर्थ कार्य। नहीं ये मुमकिन नहीं, नहीं ये मुमकिन नहीं कि सब कार्य रायगा हैं। नहीं ये मुमकिन नहीं, ये सब कार्य रायगा हैं। कहाँ से लाएंगे हम भला इतनी घंटियाँ। नहीं ये मुमकिन नहीं, ये सब कार्य रायगा हैं। कहाँ से लाएंगे भला हम इतनी घंटियाँ जितनी बिल्लियाँ हैं। नहीं ये मुमकिन नहीं, ये सब कार्य रायगा हैं। कहाँ से लाएंगे हम भला इतनी घंटियाँ जितनी बिल्लियाँ हैं। मैं एक बूढ़ा उदास चूहा, बस इतना कहकर तमाम करता हूँ अपनी बात। मैं एक बूढ़ा उदास चूहा, बस इतना कहकर तमाम करता हूँ बात अपनी। वो सिर्फ बिल्ली नहीं जिसे हमको देखना है। वो सिर्फ बिल्ली नहीं जिसे हमको देखना है। वो ऐसा खतरा नहीं है शायद। वो सिर्फ बिल्ली नहीं जिसे हमको देखना है। वो ऐसा खतरा नहीं है शायद कि उसकी हर चाल से तो हम फिर भी आशना है। कि उसकी हर चाल से तो हम फिर भी आशना है। बिल्लियों को तो समझते हैं हम। वो सिर्फ बिल्ली नहीं है जिसे हमको देखना है। वो ऐसा खतरा नहीं है शायद कि उसकी हर चाल से तो हम फिर भी आशना है। मगर वो चूहा गले में घंटी जो डालकर आईने के आगे खड़ा हुआ है। मगर वो चूहा गले में घंटी डालकर जो आईने के आगे खड़ा हुआ है, जो एक तमगे की शक्ल में इसको देखता है। मगर वो चूहा गले में घंटी डालकर जो आईने के आगे खड़ा हुआ है, जो एक तमगे की शक्ल में इसको देखता है, वो असल खतरा है जिसका ध्यान रखना है हमको। वो असल खतरा है जिसका रखना है ध्यान हमको। तमाम खूंखार बिल्लियों की रूह है उसमें। तमाम खूंखार बिल्लियों की रूह है उसमें। घंटी बांधे चूहों से सावधान रहिए। हेलो विक्रांत, अगर आप हो तो जा चुके, हाय करते जाए करते, बहुत अच्छे। हम ब्रह्मोस में यार किसी दिन करेंगे, जब मैं अपनी पोएम सुनाऊंगा ना, उसमें लाइव में सुनाऊंगा। मैंने लिखी थी मुकम्मल की पोएम में, पर सुनाऊंगा किसी दिन, पर आज नहीं। आज तो मैं फरमाइशे वाला दिन है नहीं, इधर हो चुका, इधर फिक्स है पोएम्स आज की। चल खैर, एक और अच्छी पोएम सुनाता हूँ, रमाशंकर विद्रोही की औरतें। सुनी होंगे शायद, चाय भी पी लेते हैं, ठंडी हो जाएगी। गला आपका हो गया काम। औरतें, रमाशंकर विद्रोही। कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कूद कर जान ली थी। कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कूद कर जान ली थी, ऐसा पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। और कुछ औरतें अपनी इच्छा से चिता में जलकर मरी थी, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कूद कर जान ली थी, ऐसा पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। और कुछ औरतें अपनी इच्छा से चिता में जलकर मरी थी, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। मैं कवि हूँ, करता हूँ, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक साथ औरतों की अदालत में तलब करूँगा और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूँगा। मैं उन दावों को भी मनसूख कर दूँगा
जो श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किए हैं। मैं उन डिक्रियों को भी निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर फौजें और तुलबा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूंगा जो दुर्बलों ने भुजबलों के नाम लिखी हैं। मैं उन औरतों को जो अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर या चिता में जलकर मरी हैं फिर से जिंदा करूंगा। मैं उन औरतों को जो अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर या चिता में जलकर मरी हैं फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानात दोबारा कलमबद्ध करूंगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूँ जो अपनी 7 बित्ते की देह को 1 बित्ते के आंगन में ता जिंदगी समोए रही और कभी बाहर झांका तक नहीं। और जब बाहर निकली तो वह कहीं उसकी लाश निकली जो खुले में पसर गई है मामी दिनी की तरह। औरत की लाश धरती माता की तरह होती है जो खुले में फैल जाती है थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूँ कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक उठाए हुए पुरोहित और तमगों से लैस सीना फुलाए हुए सिपाही महाराज की जय बोल रहे हैं, वे महाराज जो मर चुके हैं। चंदन चर्चित मस्तक उठाए हुए पुरोहित और तमगों से लैस सीना फुलाए हुए सिपाही महाराज की जय बोल रहे हैं, वे महाराज जो मर चुके हैं। महारानियां जो अपने सती होने का इंतज़ाम कर रही हैं, और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वे भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज़्यादा चिंता नौकरानियों की है जिनके पति जिंदा हैं और रो रहे हैं। कितना ख़राब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना। जबकि मर्दों को रोती हुई स्त्री को मारना भी बुरा नहीं लगता। मुझे महारानियों से ज़्यादा चिंता नौकरानियों की है जिनके पति जिंदा हैं और रो रहे हैं। कितना ख़राब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई स्त्री को मारना भी बुरा नहीं लगता। औरतें रोती जाती हैं, मर्द मारते जाते हैं। औरतें रोती हैं, मर्द और मारते हैं। औरतें खूब ज़ोर से रोती हैं, मर्द इतनी ज़ोर से मारते हैं कि वे मर जाती हैं। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया? मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी माँ रही होगी। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया? मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही हो मेरी माँ रही होगी। मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी स्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा। मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी, और ये मैं होने नहीं दूंगा। बहुत अच्छी लगता है यार, बहुत सेंसिटिव, स्पेशली इतना अच्छा एंड ना, बहुत कम कविता में ये वाला पार्ट मुझे बहुत पसंद है। मुझे महारानियों से ज़्यादा चिंता नौकरानियों की है। महारानियाँ जो अपने सती होने का इंतज़ाम कर रही हैं, सब इन्वॉल्व हैं। वो द्रौपदी का चीरहरण प्रॉब्लम नहीं है यार, दासियों का चीरहरण प्रॉब्लम है। द्रौपदी जब दासी बन गई तब प्रॉब्लम है, क्योंकि दासियों का तो चल ही रहा था। मुझे महारानियों से ज़्यादा चिंता नौकरानियों की है। अच्छी बुक, बहुत अच्छी बुक, रमाशंकर विद्रोही। कौन सी बुक है? बुक यार वो जो शारिक की उठाई थी वो तो दुख नए कपड़े बदल कर थी। अभी ये मैंने हाथ से लिख रखा है क्योंकि
ना टैब से पढ़ने में ना दिक्कत होती है, बार बार इन आउट करना पड़ता है। खैर अगली पोएम सुनो, ठाकुर का कुआं। बिल्कुल इसी तरह की बात है। मुझे महारानियों से ज़्यादा चिंता नौकरानियों की है, मुझे राजाओं से ज़्यादा चिंता भूमि हर मजदूरों की है। ठाकुर का कुआं, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, फिर अपना क्या? गांव, शहर, देश, अपना क्या? क्या परेशानी वाली पॉइंट है? तो कौन सी पॉइंट नहीं सुनी मैंने अभी तक? कौन सी रह गई? किसी ने पढ़ के आया था क्या? चल ये वाली सुना, ये सॉल्यूशन वाली पॉइंट। गिरना, नरेश सक्सेना। चीज़ों के गिरने के नियम होते हैं। जब ना लाइफ में ऐसे डायरेक्शनलेस फील होता है, जैसा लग रहा है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तब यह पोएम बहुत काम आती है। गिरना, नरेश सक्सेना। चीज़ों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। चीज़ों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन चीज़ें कुछ भी तय नहीं कर सकती हैं अपने गिरने के बारे में, मनुष्य कर सकते हैं। चीज़ों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन चीज़ें कुछ भी तय नहीं कर सकती अपने गिरने के बारे में, मनुष्य कर सकते हैं। बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रही कि गिरना है तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रहीं कि गिरना है तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। यानी चिट्ठी में गिरो, लिफाफे में बचे रहो। यानी शब्दों में बचे रहो, अर्थों में गिरो। यही सोचकर गिरा भीतर कि औसत कद का मैं 5.5 फीट से ज़्यादा क्या गिरूंगा। लेकिन कितनी ऊंचाई थी वहाँ कि गिरना मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा। चीज़ों के गिरने की असलियत का पर्दाफाश हुआ 17वीं शताब्दी के मध्य, जहाँ पीसा की टेढ़ी मीनार की आखिरी सीढ़ी चढ़ता है गैलीलियो और चिल्लाकर कहता है, इटली के लोगों, अरस्तू का कथन है कि भारी चीज़ें तेज़ी से गिरती हैं और हल्की चीज़ें धीरे धीरे। लेकिन अभी आप अरस्तू के इस सिद्धांत को ही गिरता हुआ देखेंगे। गिरते हुए देखेंगे लोहे के भारी गोलों और चिड़ियों के हल्के पंखों और कागज़ों को एक साथ एक गति से गिरते हुए देखेंगे। लेकिन सावधान, हमें इन्हें हवा के हस्तक्षेप से मुक्त करना होगा। और फिर उसने ऐसा कर दिखाया। 400 बरस बाद किसी को कुतुब मीनार पे चढ़कर कहने की ज़रूरत नहीं है कि कैसी है आज की हवा और कैसा है इसका हस्तक्षेप। 400 बरस बाद किसी को कुतुब मीनार पे चढ़कर कुतुब मीनार से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसी है आज की हवा और कैसा है इसका हस्तक्षेप, कि चीज़ों के गिरने के नियम मनुष्यों के गिरने पर लागू हो जाए। और लोग, हर कद और हर वज़न के लोग, यानी हम लोग और तुम लोग, एक साथ एक गति से एक दिशा में गिरते नज़र आ रहे हैं। और लोग, हर कद और हर वज़न के लोग, यानी हम लोग और तुम लोग, एक साथ एक गति से एक ही दिशा में गिरते नज़र आ रहे हैं। इसलिए कहता हूँ कि गौर से देखो, इसलिए कहता हूँ कि गौर से देखो अपने चारों तरफ चीज़ों का गिरना और गिरो। इसलिए कहता हूँ कि गौर से देखो अपने चारों तरफ चीज़ों का गिरना और गिरो।
गिरो जैसे गिरती है बर्फ़ ऊंची चोटियों पर, जहाँ से फूटती हैं मीठे पानी की नदियाँ। गिरो गिरो जैसे गिरती है बर्फ़ ऊंची चोटियों पर, जहाँ से फूटती हैं मीठे पानी की नदियाँ। गिरो प्यासे हलक में एक घूंट जल की तरह, गिरो प्यासे हलक में एक घूंट जल की तरह, रीते पात्र में पानी की तरह गिरो, उसे भरे जाने के संगीत से भरते हुए। गिरो आंसू की एक बूंद की तरह किसी के दुख में, गिरो आंसू की एक बूंद की तरह किसी के दुख में। गेंद की तरह गिरो खेलते बच्चों के बीच, गिरो पतझड़ की पहली पत्ती की तरह एक कोपल के लिए जगह खाली करते हुए, गाते हुए ऋतुओं का गीत कि जहाँ पत्तियाँ नहीं झरती वहाँ वसंत नहीं आता। गिरो पहली ईंट की तरह नींव में, गिरो पहली ईंट की तरह नींव में किसी का घर बनाते हुए। गिरो जलप्रपात की तरह टरबाइन के पंखे घुमाते हुए, अंधेरे पे रोशनी की तरह गिरो। गिरो जलप्रपात की तरह टरबाइन के पंखे घुमाते हुए, अंधेरे पे रोशनी की तरह गिरो। गिरो गीली हवाओं पर धूप की तरह, गिरो गीली हवाओं पर धूप की तरह इंद्रधनुष रचते हुए। लेकिन रुको, आज तक सिर्फ इंद्रधनुष ही रचे गए हैं, उसका कोई तीर नहीं रचा गया। तो गिरो उस छूटे हुए तीर की तरह बंजर ज़मीन को वनस्पतियों और फलों से रंगीन बनाते हुए। बारिश की तरह गिरो सूखी धरती पर, पके हुए फल की तरह धरती को अपने बीज सौंपते हुए गिरो। गिर गए बाल, दांत गिर गई नज़र, और स्मृतियों के खोखल से गिरते चले जा रहे हैं नाम, तारीखें और शहर और चेहरे। और रक्तचाप गिर रहा है देह का, तापमान गिर रहा है, गिर रही है खून में मिकदार हीमोग्लोबिन की। खड़े क्या हो बिजूके से नरेश सक्सेना, खड़े क्या हो बिजूके से नरेश, इससे पहले कि गिर जाए समूचा वजूद, एक बारगी तय करो अपना गिरना। खड़े क्या हो बिजूके से नरेश, इससे पहले कि गिर जाए समूचा वजूद, एक बारगी तय करो अपना गिरना। अपने गिरने की सही वजह और वक्त, और गिरो दुश्मन पर। खड़े क्या हो बिजूके से नरेश, इससे पहले कि गिर जाए समूचा वजूद, एक बारगी तय करो अपना गिरना। अपने गिरने की सही वजह और वक्त, और गिरो किसी दुश्मन पर। गाज की तरह गिरो, उल्कापात की तरह गिरो, वज्रपात की तरह गिरो। मैं कहता हूँ गिरो। सुना नहीं मैंने, 2 पोएम्स और बाकी होंगे। के लिए अपने को पाशु को बुलाना पड़ेगा। हेलो पाश। ये तो खैर काफ़ी सुनी हुई पोएम है, पर एक सिलेक्शन ढूंढने में मेरे को काफ़ी टाइम लगा। मतलब बहुत सारी पोएम्स हैं जो आपस में कम्पीट कर रही हैं टॉप 10 में आने के लिए, क्योंकि लेट्स फेस इट मेरा फेवरेट टॉपिक है सोशल रिलेवेंस। ऐसी बहुत सारी हैं। पाश की कविता। हेलो सुरेंद्र जी, आप भी हैं? हम लड़ेंगे साथ ही पढ़ना चाहता था मैं, पर मैंने क्योंकि सबसे खतरनाक डाल दिया था, मैं सबसे खतरनाक। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक। अवतार सिंह संधू पाश। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है। मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। ना होना तड़प का सब सहन कर जाना।
घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ़ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है, सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्ची की तरह नहीं गड़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है, सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है, सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाज़ों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है, सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। संभवतः अपूर्ण रह गई एक लंबी कविता का अंश। प्रोबेबली इससे लंबा लिख रहा था पाशा, बहुत सारा कुछ था जो लिख नहीं पाया। गलत बात है, मरना नहीं चाहिए लोगों को, ध्यान रखना चाहिए ज़िंदगी का। इट्स बेटर टू डाई लेट इफ़ यू आर अ जीनियस। चलो एक आखिरी कविता इस कलेक्शन की, फिर मैं जाऊँगा। मैं सच में बहुत थक गया आज, बहुत थकान भरा दिन था। आप जॉन का शेर है कि आप अपने से हम सुखन रहना, आप अपने से हम सुखन रहना, हम नशी सांस फूल जाती है। फिर एक आखिरी पोएम है, मेरी दुआ है, जावेद अख्तर साहब की। इसमें 2-3 शब्द आएंगे। एक शब्द आएगा जज़ीरा, बार बार आएगा। जज़ीरा मतलब होता है आइलैंड, और एक शब्द आएगा मुख्तलिफ। मुख्तलिफ मतलब होता है डिफरेंट। खला मतलब ना स्पेस या अंतरिक्ष या जो भी मान लो। मेरी दुआ है, जावेद अख्तर। खला के गहरे समंदरों में अगर कहीं कोई है जज़ीरा, खला के गहरे समंदरों में अगर कहीं कोई है जज़ीरा, जहाँ कोई सांस ले रहा है, जहाँ कोई दिल धड़क रहा है, जहाँ ज़हानत ने इल्म का जाम पी लिया है, जहाँ के बासी खला के गहरे समंदरों में उतारने को हैं अपने बेड़े, तलाश करने कोई जज़ीरा, जहाँ कोई सांस ले रहा है, जहाँ कोई दिल धड़क रहा है। खला के गहरे समंदरों में अगर कहीं कोई है जज़ीरा, जहाँ कोई सांस ले रहा है, जहाँ कोई दिल धड़क रहा है, जहाँ ज़हानत ने इल्म का जाम पी लिया है, जहाँ के बासी खला के गहरे समंदरों में उतारने को हैं अपने बेड़े, तलाश करने कोई जज़ीरा, जहाँ कोई सांस ले रहा है, जहाँ कोई दिल धड़क रहा है। मेरी दुआ है, मेरी दुआ है कि उस जज़ीरे में रहने वालों के जिस्म के रंग, मेरी दुआ है कि उस जज़ीरे में रहने वालों के जिस्मों के रंग, इस जज़ीरे में रहने वालों के जिस्म के जितने रंग हैं उनसे मुख्तलिफ हों। मेरी दुआ है कि उस जज़ीरे में रहने वालों के जिस्म के रंग, इस जज़ीरे में रहने वालों के जिस्म के जितने रंग हैं इनसे मुख्तलिफ हों, बदन की हैयत भी मुख्तलिफ हो और शक्ल सूरत भी मुख्तलिफ हो। मेरी दुआ है, मेरी दुआ है अगर है उनका भी कोई मज़हब, मेरी दुआ है अगर है उनका भी कोई मज़हब, तो इस जज़ीरे के मज़हबों से मुख्तलिफ हो।
मेरी दुआ है, मेरी दुआ है कि इस जज़ीरे की सब जवान, मेरी दुआ है कि इस जज़ीरे की सब ज़बानों से मुख्तलिफ हो ज़बान उनकी। मेरी दुआ है खला के गहरे समंदरों से गुज़र के एक दिन, मेरी दुआ है खला के गहरे समंदरों से गुज़र के एक दिन इस अजनबी नस्ल के जहाज़ी खलाई बेड़े में इस जज़ीरे तक आएँ। हम उनके मेजबां हों, हम उनको हैरत से देखते हों। वो पास आकर हमें इशारों से ये बताएं कि उनसे हम इतने मुख्तलिफ हैं कि उनको लगता है इस जज़ीरे में रहने वाले सब एक से हैं। वो पास आकर हमें इशारों से ये बताएं कि उनसे हम कितने मुख्तलिफ हैं कि उनको लगता है इस जज़ीरे में रहने वाले सब एक से हैं। मेरी दुआ है कि इस जज़ीरे में रहने वाले उस अजनबी नस्ल के कहे का यकीन कर लें। मेरी दुआ है कि इस जज़ीरे में रहने वाले उस अजनबी नस्ल के कहे का यकीन कर लें। So yeah, this is it. नेक्स्ट वाला करेंगे अब, पता नहीं कल परसों जब भी, लेकिन जब भी करेंगे तो मैं इस बार अपनी लिखी हुई कुछ लेके आऊँगा, फ्रेश पोम्स जो आपने नहीं सुनी होंगी, राइट? तो अच्छा लगेगा। वैसे तो लगभग सुनी रखी होगी, तुम 4-5 लोगों ने। थैंक्स यार, अगर अच्छा लगा मिक्स तो कोशिश तो की थी। एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे और ना कॉन्शियस पे एक लाइव करेंगे, अगला लाइव। उसमें तो बहुत सारी पोएम है यार, ब्रह्म राक्षस है और भी कितनी सारी पोएम्स हैं, तो वो भी बनाया था। अगला बैच उसका बनाएंगे, लेकिन मेरे को मज़ा आने लगा, मैं थोड़ा सा काम करने लगा हूँ इसमें अब, ऐसे बैच में कविताएँ इकट्ठी की जाए तो सही है। देखेंगे ये हम बाकी यार इन शायरों को पढ़ते रहा करो अपने एंड से, सुनने में ना कम समझ में आती है, पढ़ने में मज़ा आ जाता है, टेस्ट डेवलप होता है। ये पैहम तल्ख कामी सी रही क्या, मोहम्मद ज़हर खाकर आई थी क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सुधीर जी, मिलेगा जल्दी। अरे दिलराज तुम आप आए हो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल टाइम पर जाने का। चलो बाय बाय, देखना, टेक केयर। तल्ख कामी सी रही क्या, मोहब्बत ज़हर खाकर आई थी क्या, ये हम तल्ख कामी सी